तो देखिए एड्जॉर्प्शन एक आपका कैसा क्वांटिटी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां एनर्जी लॉस होगी, और जब भी एनर्जी लॉस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड कूल, और इस दौरान एनर्जी लॉस होती है, तो इसको निगेटिव साइन से दिखाएंगे ना, इतना किलो जूल एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछता है, एक बात बताओ सोच के आप, कि एड्जॉर्प्शन जो रिएक्शन है या एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे हो आप क्या? जो खुद से हो। तो क्या लगता है आपको, एड्जॉर्प्शन खुद से होता है या इसको एक्सटर्नल एनर्जी लगाया जाता है? तो अगर खुद से होगा तो स्पॉन्टेनियस, नहीं होगा तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या आप सोच रहे हो, बताओ जल्दी से। आपको एग्जाम्पल का नहीं सोचते हो। हम यहाँ नमक लिए, खुले में छोड़ दिए, वाटर खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है या कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहा है? खुद से कर रहा है, ये प्रोसेस खुद से ना हो रहा है। जैसे कल कुछ एग्जांपल दिया था ना, सिलिका जेल। सिलिका जेल है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या करता है? वो खुद से कर रहा है, हम करवा रहे हैं क्या उससे? नहीं। तो यानी कि जो रिएक्शन खुद से हो वो कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो इस बात को चाहो तो नोट करके लिख लो कि एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। तो लिख लो, एड्जॉर्प्शन इज अ spontaneous process. Adsorption is a spontaneous process. Spontaneous मतलब जो खुद से हो। अब आप एक इक्वेशन पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, गिव्स एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे गिव्स थर्मो एनर्जी कर लो। तो इसका इक्वेशन होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। नहीं बताया था कल लास्ट क्लास में आपको, एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये सरफेस पे अनबैलेंस हो जाता है, वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए बगल वाले मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कर लेता है। तो खुद से ही कर रहा है ना, तो इसीलिए कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो आपको ये बात याद है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? बताइए, पढ़े हो ना पहले थर्मोडायनेमिक्स में, क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, किस लिए? स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बताइए डेल जी निगेटिव कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा डेल जी निगेटिव? तो देखिए यही पूछता है सवाल, हमें बताते हैं सवाल कैसे पूछेगा। अच्छा, डेल एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, क्या होगी? वैल्यू नहीं बताना, साइन बताना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। कितने लोग नेगेटिव कह रहे हो? हाथ उठाओ। क्यों? हाँ लिखा हुआ तो है जी, बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से। एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक होता है। अब जब एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। तो जस्ट 2 लाइन ऊपर अभी बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ दिमाग यहाँ रखो, आँख खुले रखो, ठीक है, यहाँ देखते रहो तब आंसर मिल जाएगा। तो ये निगेटिव होगा जी, कोई दिक्कत? अब बीच में तो एक निगेटिव है ही, ठीक। अब टी डेल एस की वैल्यू हम क्या रखें कि ये वैल्यू निगेटिव आ जाए? तो बताइए टी डेल एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो एक बात बताओ, तुमको डेल एस की वैल्यू याद है? क्या रखेंगे कि निगेटिव है? बताओ। डेल एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी याद है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? फॉर किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस। आपको याद है एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। देखो कोई मॉलिक्यूल है जो रैंडम रहता है डायरेक्शन में, ठीक, तो इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। ये खुद से होता है या करवाने जाते हैं? खुद से रहता है सब रैंडम। तो रैंडम रहेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा, कोई इस डायरेक्शन मूव करेगा, यहाँ जो पार्टिकल्स है सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यही कहलाता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ये खुद से हो रहा है यानी ये पॉजिटिव होगा। अब बताइए टेम्परेचर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा? सिंपल पॉजिटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव क्या देगा फाइनली?
बताओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस बाबू क्या, माइनस, यानी दोनों माइनस हो गए। आया बात समझ में? तो ठीक, अब ये बात है कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। अब बात आता है कि डेल एच और डेल टी एस में क्या रिलेशन होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। डेल एच की वैल्यू और डेल टी एस की वैल्यू में बड़ी कौन होनी चाहिए, सोच के बताओ। ये ऑन किया देखिए। अच्छा, डेल एस की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस की, ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती। अब बताइए, अगर इसकी भी वैल्यू निगेटिव होगी, ये डायरेक्ट याद रख सकना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू निगेटिव, तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है, इतना पता है सबको, होता है ना। और ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ, ये जो पॉजिटिव है वैल्यू किसका है, डेल टी एस का, और ये जो वैल्यू है माइनस डेल एच का। तो मुझे ये बताओ कि मुझे फाइनली वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव, और निगेटिव आने के लिए ये वैल्यू है डेल एच का और ये वैल्यू है डेल टी एस का। तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होना चाहिए, डेल एच। निगेटिव वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, मान लो -9 है और +5 है, तो निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो कि फाइनल वैल्यू निगेटिव ही आएगी, और निगेटिव आएगी तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आधा बात समझ लो गिब्स एनर्जी का। तो यानी कि क्या कंडीशन होना चाहिए जी, चेंज इन एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको टिक कर लो। अब बताओ इसमें कोई डाउट, अब क्लियर है ना, ठीक, तो आप इसे लिख लीजिए। फर्स्ट का सही बता रहे हो, ए आएगा, इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं। तो भाई ये भी निगेटिव होता है, डेल जी भी निगेटिव ही होता है, ये भी बात सही है, और डेल एच भी क्या होता है, डेल एच भी निगेटिव होना चाहिए, तो नॉट वैलिड ये वाला, ठीक है। बी बताइए, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम तो पता है जी, या इक्विलिब्रियम को पहले ये बना लो, ये वाला तो अभी करवाया, देखो सी हो जाएगा। अब बताओ इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो जाएगा, बी। बोलिए कोई दिक्कत है ऐसे सवाल में, नहीं ना। अब सुनिए, आप एनसीईआरटी का बस क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, करवाया हुआ है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फोम में जो पानी जाता है, बल्क में जाता है, उसका प्रोसेस लिखाया हुआ है। इन दोनों में अंतर लिखना था, दोनों के लिए एक एग्जाम्पल देना है, दिया हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल, करवाया हुआ है। 8-10 एग्जाम मतलब हमने लिखे हैं, आप 2 एग्जाम्पल 2 मार्क्स का रहेगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक। थर्ड नंबर बताइए, गिव अ रीजन, फाइन डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, फाइनली पार्टिकल्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स। देखो सवाल ये है थर्ड का, मैं बता देता हूं। एडजॉर्प्शन आपका एक फाइनली पार्टिकल्स है, फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स मतलब कि छोटे पार्टिकल्स हैं, और उसी का तुम सॉलिड ले लो, मतलब समझे। देखो जैसे ये ऐसे फाइनली पार्टिकल्स हैं, डॉट डॉट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक। इस पूरा को मिला के एक छोटा सा सॉलिड बना लो, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव एडजॉर्प्शन कौन करेगा, फर्स्ट या सेकंड, सोच के बताओ। फर्स्ट, कितने लोग कह रहे हो, 2। आप लोग फर्स्ट करें, क्यों, आप लोग नहीं बताओगे आज, बोलो जल्दी से सोच के। अरे ये सोचने वाली बात है। एक बात बताओ, सॉल्ट है आपके पास, ठीक,
और एक सॉल्ट है, ये मान लो सॉल्ट है, ठीक, और सॉल्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा है, दोनों में से जल्दी पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्प्शन वही ना होता है जो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करे, कौन जल्दी एब्जॉर्ब करेगा? ये पार्टिकल्स करेगा। आप जो पाउच में सिलिका जेल देखते हैं उसमें सिलिका क्या पूरे सॉलिड में रहता है या टुकड़ों में रहता है? सब फाइनली पार्टिकल्स रहता है टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि भाई हर एक टुकड़ा का अपना सरफेस एरिया होगा, हर एक टुकड़ा क्या करेगा? ये पूरा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब करेगा। आया बात समझ में? ये अगर सॉलिड रहेगा तो केवल इतना ना करेगा जी, अंदर वाला पार्टिकल थोड़ा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जब फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स मतलब पाउडर फॉर्म में होगा। आया बात समझ में? तो ये ज्यादा, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो वो उसका भी रीजन जानो। एक बात बताओ, पूरे पार्टिकल्स का अपना छोटे छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया यूज हो रहा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा किस में है? पूरा सॉलिड में या मतलब फाइन पार्टिकल्स में? भाई पीसी का इतना सारा हमने कर दिया तो फाइन पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ गया। अब अगर सरफेस एरिया मोर तो एब्जॉर्प्शन मोर या लेस? अभी पढ़े थे डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल में, सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये बन जाएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। लिखो, 3rd नंबर यही था, लिख लीजिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा फाइन पार्टिकल्स, और इसमें कौन ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन देगा? तो फाइन पार्टिकल्स देगा। ऐसे भी देखो, फाइन पार्टिकल्स को बर्न करो तुरंत बर्न होता है, और सॉलिड पार्टिकल टाइम लेता है ना। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन में भाग जल्दी जो प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा? फाइन पार्टिकल्स। क्यों करेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया लार्ज है, और इसका सरफेस एरिया केवल सरफेस एरिया ही होगा, यानी कि आउटर जो कांटेक्ट में है, तो यानी कि कम हो जाएगा सरफेस एरिया, इनसाइड वाला कोई यूज ही नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसको लिखने के लिए भी आया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बता दोगे ना? तो लिख लो और लिखवा देता हूँ। तो लिखो, इन केस ऑफ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस या पार्टिकल्स, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स है ना, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स is more surface area than more surface area than solid as a result absorption increases with increase in surface area. Absorption increases with increase in surface area. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th लिखिए, जब भी कोई सॉलिड, जैसे प्लेटिनियम एक सॉलिड है और जिसमें हाइड्रोजन गैस अगर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये गैस यहां से स्किप कर जाएगा। इसका मतलब लिखो फैक्टर, यहां लिखो फर्स्ट। अगर हमको इसको यहां रोकना है तो टेम्परेचर को घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? घटाएंगे। तो लिख लीजिए इस बात को, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस चाहो तो हाइड्रोजन गैस में लिख सकते हो, गैस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ, कब इंक्रीज होगा जी? विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। विथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सेम बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेज, प्रेशर के लिए बोले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को हम जितना लगाएंगे उतना गैस इसमें रहेगा, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैस भरा जाता है CO2, वो हाई प्रेशर पे भरा जाता है, यानी प्रेशर जितना बढ़ाओगे गैस उतना एब्जॉर्ब होगा, उसके अंदर जाएगा। तो ये है इसका आंसर।
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ लिखिए, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन it gives the relationship between amount of gas absorbed on the solid, amount of gas absorbed on solid with respect to pressure, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन देता है। जैसे मेरे पास ये सॉलिड है, ठीक, और इसके सरफेस पे ये मान लो गैस, ये क्या है जी? गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड के मास को हम x मान लेते हैं, x मतलब अमाउंट ऑफ या मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड इज x, और सॉलिड के मास को m मान लेते हैं, मास ऑफ सॉलिड m। तो बताओ टोटल मास क्या हो जाएगा? लिखो वेयर, ये डायग्राम बना के लिखो, वेयर x क्या है? मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, m क्या है? मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसका प्रेशर के टर्म में ये कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, ये प्रेशर से बढ़ने से तो बढ़ता है, तो उसका एक रिलेशन दिया गया, जिस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंच लीच, तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था। तो यही आपसे पूछेगा फ्रेंच लीच आइसोथर्म ग्राफ क्या है, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो लिखिए, इसके बारे में बताया था फ्रेंच लीच आइसोथर्म ग्राफ। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही बताया था। छोड़िए UN पहले, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था सिंपल सा, x/m इक्वल टू k p⁴ 1/n, जहां तुम जानते हो x/m क्या है, ये गैस है एब्जॉर्ब, ये मास ऑफ सॉलिड, k कांस्टेंट, p प्रेशर और n इंटीजर जिसका वैल्यू हम लेंगे कुछ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन, जहां पे हम 3 कंडीशन में इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। लिखिए, एट फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस में आप मानो लो प्रेशर हम कैसा लेते हैं? लो। तो n का वैल्यू 1 है, तो बताइए 1/n का वैल्यू कितना? 1 ही ना आएगा, इसका वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1। लो प्रेशर है तो 1 माने, ठीक है। अब बताइए x/m कैसा मिलेगा? भाई देखो, k p⁴ 1, अगर कांस्टेंट को हटाते हैं k को, तो साइन कैसा आएगा? प्रोपोर्शनल साइन आएगा। वो कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो बताओ y=x, इसका ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? लो प्रेशर पे, लो प्रेशर रीजन पे स्ट्रेट लाइन। आ रहा है बात समझ में? तो लिखिए, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर पे इसको मैंने 1 माना, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। इंटरमीडिएट में यहाँ पे एन ही रह जाएगा, ये कर्व शेप मिलेगा, तो लोअर रीजन तक स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व शेप। उसके बाद हाई प्रेशर पे इनफिनाइट मान लो, जिसकी वैल्यू 0, और p⁴ आएगी तो वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी प्रेशर पे। प्रेशर के बढ़ने के साथ अभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बताया था किसने?
फ्रेंच लिस्ट में। ठीक है, तो यही है रिलेशन बिटवीन एक्स बाई एम विथ प्रेशर। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन कर लो, प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन आएगा। एग्जाम में बाबू आएगा ना, आप देखिए इतना लिख के, और ये ग्राफ तो जरूर बना देना, लेकिन फ्रेंचलिस आइसोथर्म किस पे वैलिड है? केवल इंटरमीडिएट पे। तो आप खाली ये भी क्वेश्चन लिख दोगे ना तो चलेगा, ये जरूरी नहीं है लिखना, अगर ध्यान रहे तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। तो ये ग्राफ बना देना, और केवल ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, तो 2 मार्क्स के लिए केवल आप इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, लो और हाई रीजन वो फ्रेंचलिस आइसोथर्म को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। नेक्स्ट लास्ट लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। हाँ जी, पहला एप्लीकेशन क्या अभी बताया, बोलो। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, किसके द्वारा भाई? सिलिका जेल, सिलिका जेल यूज करते हैं, वो सिलिका का जो पाउच होता है ना वही। और दूसरा डीकलराइजिंग, शुगर का पे जो येलो कलर होता है उसको हटाने के लिए, तो लिखिए डीकलराइजिंग द शुगर। और कहाँ यूज करते हैं जी? डाइंग ऑफ क्लॉथ, लास्ट यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एडजॉर्प्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा क्या? कोलाइड। कोलाइड पढ़ते हैं, यहां तक लिख लो पहले फिलहाल। हाँ लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ size of particles, comma, solutions are classified into three types. साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के बांटे गए हैं? 3 तरह के। कौन कौन? एक चैप्टर तो हम लोग पढ़े ही हैं सॉल्यूशन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा कोलाइड, और तीसरा सस्पेंशन। देखो तीनों में क्या अंतर है, मतलब बना के बताते हैं। जैसे तीनों का बनाओगे तो आपको वाटर ही तो मिलेगा ही मिलेगा, और वाटर में हमने क्या मिलाया? NaCl। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल्स के साइज इतने छोटे होंगे कि हम आर पार देख सकते हैं, नहीं मतलब ये क्या होगा? क्लियर होगा, क्लियर हमको दिखेगा इस पार से उस पार। अच्छा, कोलाइड में क्या होगा? जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डार्क हो जाता है मिल्क। मिल्क में वाटर है कि नहीं है? लेकिन उसके अलावा उसमें फैट्स, प्रोटीन, ये सब मिला हुआ है ना, तो इस कारण से वो थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाएगा, वो क्लियर आपको नहीं दिखेगा, नॉट क्लियर, इस पार से उस पार नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसका पार्टिकल्स का साइज का क्या हो गया? बढ़ गया, तभी तो हमें साफ साफ नहीं दिख रहा। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा कि वाटर में क्या मिला दो आप? सैंड मिला दो, सॉइल मिला दो, ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पे साइज क्या हो जाएगा? काफ़ी बड़े साइज हो जाएंगे सैंड के। ठीक है, तो सस्पेंशन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, नॉट क्लियर। सैंड मिक्स विथ वाटर, वही कहलाता है सस्पेंशन। अब आइए, अब अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तीनों में, ऐसे ये लाइन करके खींच के लिखो, तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो बताइए तीनों में अगर हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे
तो सबसे स्मॉलर किसका होगा? इसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कितना? 1 नैनोमीटर से भी छोटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर कहां तक होगा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1000 तक। ठीक है, और ये 1000 से भी बड़ा, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा। ठीक है, ये है तुम्हारा साइज ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर की बात करें तो आप सेकंड चैप्टर में पढ़े हो नेचर। बताइए सॉल्यूशन किस नेचर का होता है, होमोजेनस कि हेटेरोजेनस? होमोजेनस पता है सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है जी, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। कंप्लीटली मिक्स माना एक फेज दे देगा, सॉलिड या नमक सॉलिड है लेकिन इसमें मिक्स होने के बाद लिक्विड रहेगा, ये भी लिक्विड रहेगा, यानी सेम फेज। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजेनस। होमोजेनस नेचर का होगा। ये कैसा नेचर का? ये हेटेरोजेनस। ये तो कैसा होगा? ये भी हेटेरोजेनस। आया बात समझ में? कोलाइड लगता है कि होमोजेनस होना चाहिए बट एक्चुअली क्या होता है? हेटेरोजेनस। क्योंकि देखो एक्चुअली होता है क्या है, इसमें मिल्क तो वाटर तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें इसको चर्न करें, ठीक है, थोड़ा सा, तो उस दौरान क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो घी बटर इस फॉर्म में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि एक्चुअली वो पार्टिकल्स क्या थे? इसमें सॉलिड पार्टिकल मिक्स थे। जो फैट्स प्रोटीन सब थे वो सॉलिड पार्टिकल्स में थे, छोटे थे लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स में थे। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? हेटेरोजेनस में। वो आपको डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें वर्क करो तो बटर घी निकलता है, यानी कि वो सॉलिड पार्टिकल्स में फॉर्म है। इसीलिए इसको कितना चर्न करो कुछ नहीं निकलेगा सॉल्यूशन में। अरे बात ये होमोजेनस। बोलिए कोई डाउट? अच्छा, फिल्टर पेपर पे देखो, फिल्टर पेपर पे इसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं? नहीं, ये तो सीधा पास हो जाएगा जी। ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं, 9th क्लास में पढ़े थे। इसको फिल्टर पेपर पे पास करेंगे तो ये भी पास हो जाता है, लेकिन ये पास होगा क्या? नहीं, सैंड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पढ़े हो। हाँ, एक चीज आपके एग्जाम में पूछता है वो लिख लो, टिंडल इफेक्ट। क्या है जी? टिंडल इफेक्ट। सुने हो टिंडल इफेक्ट? तो बताओ टिंडल इफेक्ट क्या होता है? चलो लिखो यहां तक पहले। साइज कितना होता है जी? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो एक बात बताओ, नैनो को क्या पढ़े हो? 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, ये 2, इसको 1000 रहने दो, 10⁻⁹ मीटर। आप इसको सॉल्व करके क्या लिखिएगा? 10⁻⁶ लिखिएगा, और इधर 10⁻⁹। ये तो बात समझ में आता है, इतना से इतना अगर मीटर में रहता तब, लेकिन दिया किसमें? सेंटीमीटर। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 100 इसमें भी गुना कर दो और 100 इसमें भी। अगर 100 इसमें गुना करेंगे तो कितना घटेगा जी? मान लो 100 इसमें गुना किए तो ये सेंटीमीटर बदल गया, और ये भी क्या बदल जाएगा? सेंटीमीटर। 100 मल्टीप्लाई तो ये सेंटीमीटर। तो बताइए कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ 2, ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आ रहा है बात समझ में? इसी को वैसे लिख देना, 10⁻⁴ टू 10⁻⁷। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी। ये भी एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको लिख लीजिए। कोई डाउट किसी को इसमें? लिखिए, कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम। कैसा सिस्टम है? हेट्रोजेनस। तो लिखिए, कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच, कोलाइड इज अ heterogeneous system in which one substance is dispersed. डिस्पर्स मतलब इसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। डिस्पर्स फेज बोलेंगे इसको, ब्रैकेट में लिख लेना, बाद में इसको हम डीपी कहेंगे, डिस्पर्स फेज। तो वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स into the another substance, into the another
सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो, डिस्पर्स हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल। ठीक है, ये कहलाएगा तुम्हारा कोलाइडल सिस्टम, इज कॉल्ड कोलाइडल सिस्टम। जैसे एग्जांपल में क्या लिख लोगे, मिल्क। डिस्पर्स का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर कुछ छिड़क दीजिए तो पूरा देखिए, जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हो ना, उसी से कोरिलेट करो इसको। देखो सॉल्यूशन में क्या होता था, आप वाटर लिए थे, इसमें क्या मिलाते थे, मान लो शुगर मिक्स किए, तो आपने इसका कुछ नाम रखा था, क्या नाम रखा इसका, सॉलिड, इसका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रखे थे। ठीक है, वाटर को आपने सॉल्वेंट कहा और जो शुगर है वो सॉल्यूट, ये नाम रखा। उसी तरह से इसमें भी जो एक वाटर सब्सटेंस होगा, ये एक मीडियम है ना जी, तो इसको कहेंगे इसमें कुछ मिक्स करेंगे, तो जो मिक्स कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिस्पर्सन फेज। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन फेज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीपी, डिस्पर्सन फेज। और जिसमें मिक्स कर रहे हैं किसी मीडियम में यानी वाटर में कर रहे हैं, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीएम। आ रहा है समझ में, ये है डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह ही है, बस खाली यहाँ नाम बदल गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये कैसा है, कोलाइड। आ रहा बात समझ में, तो यहाँ पे इसको डिस्पर्सन फेज बोले और इसको क्या बोले, डिस्पर्सन मीडियम। बोलो कोई दिक्कत, बस उसी जैसा है, तो इसको डीपी और डीएम बोलेंगे। और इसी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड, कि भाई ये फिजिकल स्टेट के आधार पे कितने टाइप्स के कोलाइड होते हैं। तो आप ये बगल में सॉल्यूशन का समझने के लिए बना लो, अब मेनली तो ये बनाना है, बना लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग लीजिए टाइप्स ऑफ कोलाइड, टाइप्स ऑफ कोलाइड। और पहला हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के आधार पे, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी मतलब डिस्पर्सन फेज और डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। तो लिखिए किसके आधार पे पढ़ रहे हैं आज हम लोग, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन डीपी एंड डीएम। इसके आधार पे ये 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं, 8 टाइप्स के। ठीक है, तो 8 टाइप को हम जल्दी से लिखते हैं। हाँ देखिए, लास्ट गैस इन गैस, गैस इन गैस इसलिए नहीं लिए कि गैस गैस का जो मिक्सचर होता है एयर, वो होमोजेनस होता है, और होमोजेनस कोलाइड में कंसीडर नहीं करते हैं। वो किस में कंसीडर करता है, सॉल्यूशन में। आया बात समझ में, तो लिख लो लास्ट, अगर आपको लिखना है नोट एक लिख लो। इसीलिए 8 टाइप्स के हुए, 9 टाइप्स के नहीं हुए। आप लोग बोले ना, और तो वो चूंकि 9 नंबर चला गया किसमें, सॉल्यूशन। तो लिखिए ये बात कि गैस इन गैस, ब्रैकेट में लिख लो ये समझने के लिए, गैस इन गैस इज अ होमोजेनस in nature, therefore it is considered as a solution, therefore it is considered as a solution। अब बात रहा ये 8 टाइप्स का है, तो इसमें काम का कितना है, तो काम का यही 2 है बाबू। देखो इसको मैं कम कर देता हूं। देखिए ये लिक्विड इन लिक्विड ज्यादा पूछता है, जिसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए, इमल्सन आपसे पूछता है सवाल में। और लिक्विड इन गैस कभी कभी पूछ सकता है नहीं ये वाला लिक्विड इन सॉलिड, जिसको बोलते हैं जेल। तो ये दोनों को आप टिक कर लो, एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमल्सन में किसका मिक्सचर होता है जी, लिक्विड इन लिक्विड। जेल में किसका होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसका एग्जांपल याद रखना, मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्सन का। चीज या जेली, जेली नहीं होता है जी,
खाने वाला, उसमें देखते हो सॉलिड ऊपर रहता है, अंदर पानी भरा रहता है, बचपन में खाते होगे, अभी वो खाते होगे कोई भरोसा। हाँ, तो देखो ये जो जेली है उसका कवर क्या रहता है, सॉलिड का, अंदर क्या रहता है, लिक्विड। ये किसका एग्जाम्पल होगा, जेल का। और आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख लो एक नजर में, क्योंकि एग्जाम्पल से आप पकड़ सकते हो। जैसे पेंट, पेंट क्या होता है जी, अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होता है, किसमें मिक्स रहता है, वाटर में। तो देखो वाटर यानी लिक्विड में, सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो कभी कभी एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है जिसको आप बना सकते हो। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक। तो देखिए इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में किस तरह के आए हैं, जल्दी से एक बार कर लेते हैं टाइप से क्वेश्चन। हाँ, 2021 में पूछा है मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो बोलो किधर, मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका मिल्क एग्जाम्पल है, इमल्सन, सस्पेंशन, सोल, नन ऑफ दिस। सस्पेंशन इमल्सन का है, ठीक। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व इन, किसमें टिंडल इफेक्ट आता है बताइए, सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट, वेपर, सोल। अभी इसमें कोलाइड तो दिया नहीं, लेकिन एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ कोलाइड में सोल आता है कि नहीं, आता है ना। तो ये भी हो सकता है। तो देखिए जहां कोलाइड बोला है उसका दूसरा नाम सोल भी लिख लीजिए। तो आप इसमें क्या आंसर टिक कीजिएगा, टिंडल इफेक्ट किसमें आएगा, कोलाइड में। कोलाइड को एक और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सोल। तो सोल भी कोलाइड का ही नाम है, कोई दिक्कत। अच्छा अगला सुनिए, टिंडल इफेक्ट नॉट एब्जॉर्ब, टिंडल इफेक्ट किस में नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, सस्पेंशन, इमल्सन, शुगर सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें आता है क्या, नहीं, तो वो नहीं आएगा। बोलो कोई दिक्कत। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स और देखिए। विच इज द डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड में मिक्स है, ऐसा कौन है एग्जांपल, बटर, स्टोन, मिल्क, पेंट। बताओ, मिल्क है ना, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा दूसरा एक और, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, बटर, स्टोन, मिल्क, पेंट। बताओ, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड पार्टिकल्स है कौन, देखो यहां लिखा होगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम ये है, डिस्पर्सन फेज ये है, लिक्विड सॉलिड। क्या आ जाएगा जी, पेंट आएगा ना, बटर होगा क्या, 7 नंबर देखता हूं, नहीं पेंट, पेंट आएगा, ठीक है। सॉलिड है ना, हाँ तो पहले इसी को पढ़ते हैं, ये डिस्पर्सन फेज, सॉलिड इन लिक्विड। देखो एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड किसमें कहेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, पेंट में। कोई दिक्कत। अच्छा आगे पढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल, जेल इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, बताओ, जेल अभी जेली बताए थे ना जी, दो तो इंपॉर्टेंट है बताए। तो सॉलिड से घिरा होता है, पानी अंदर होता है, तो किसका ये एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो एग्जांपल देख के और ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, सब रटना नहीं है, दो को इंपॉर्टेंट है खाली, इमल्सन और ये। और फॉग, फॉग के बारे में बताओ, फॉग क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। फॉग एयर में होता है ना, तो एयर गैस है और उसमें लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बोलो इन सब के लिए 8 चीज याद करना पड़ रहा है, नहीं ना, आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हो कि नहीं। तो ये 8 टाइप्स के हैं जिसका आप आसानी से एग्जाम्पल दिया जाएगा और ऑप्शन दिया रहेगा बगल में, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत। तो आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ कोलाइड में पहला टाइप किस आधार पे पढ़े, फिजिकल स्टेट के आधार पे, किस आधार पे, फिजिकल, कि सॉलिड लिक्विड के आधार पे पढ़े कि वो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कल अभी 2 और पढ़ेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और तीसरा हम पढ़ेंगे साइज के आधार पे, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे। तो 3 तरह का हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट आज कंप्लीट किया है, बाकी 2 हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये ना।